अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 84 में। और हाँ, जो भी लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले हम पहुंचा सकें। क्लास की टाइमिंग आपको पता है दोस्तों कि शाम को 8:30 बजे की क्लास होती है, तो रोज़ इसी टाइम आके अटेंड करें। और आउट ऑफ 40 आप लोग कितने उत्तर सही कर रहे हैं ये लास्ट में जरूर बताएंगे। दोस्तों क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, 8:30 बजे। तो और खुद को अगर जज करना है कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है एग्जाम के लिए, तो टेस्ट यहाँ जाके जरूर दें successkey98.net पर, और इन सब का PDF आपको मिल जाएगा successkey98.in पर। ओके, तो आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मगध के निम्न में से कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। सिकंदर के समकालीन थे, उनका नाम था दोस्तों धनानंद। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा बी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया के पहले गणराज्य कहाँ थे। वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या फिर पाटलिपुत्रा। तो जिनके उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे जल्दी से आंसर कीजिएगा। यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या होगा, 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के दुनिया के पहले गणराज्य कहाँ थी। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए वैशाली। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में अपना चुन लिया था। चलिए यहाँ पे बताना है आपको कि किस शासक पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप से कुछ समय के लिए चुन लिया गया था। आंसर है दोस्तों इट्स सी। नोट कर लीजिएगा, उदयन। जी हाँ, उदयन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले यहाँ पे राजधानी घोषित किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत अंगाटर निकाय में या फिर खंडोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में। चलिए उत्तर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर है दोस्तों देखिए 16 महाजनपद की सूची में जो थे वो है अंगाटर निकाय में। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आंसर है इट्स सी, गिरिराज। नोट कर लीजिएगा, गिरिराज रगिहा जिसे हम लोग जानते हैं मगध की पहली राजधानी थी, पहली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया अभी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना की है दोस्तों उदयन ने, यानी आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप भी आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, करते रहिएगा फटाफट। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पे, हर क्वेश्चन का आंसर 3 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपको, तो 3 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर करना है। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। पहला गणतंत्र जो है वो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, लिच्छवी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिएगा, मगध के किस पूर्वज ने सिंहासन पर चढ़ने के लिए उसकी हत्या कर दी और बदले में अपने ही पुत्र द्वारा उसकी हत्या करा दी गई। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। जी हाँ, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन या फिर नागदाशक। आंसर होगा बी, अजातशत्रु इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा, माफ कीजिएगा। गोदावरी नदी के किनारे स्थित महाजनपद थे। देखिए 16 महाजनपद सूची में वो कौन सा जनपद है, महाजनपद है जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 9वां का आंसर होगा इट्स सी, कंबोज। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं दिया गया है, 3 ही ऑप्शन था। ठीक है, आंसर होगा सी यहाँ पे, कंबोजा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। और जो लोग यहाँ चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो एक दूसरे को वीडियो शेयर करें, जो भी नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है अगर किसी के पास तो, और एक दूसरे को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंदा वंश के संस्थापक थे दोस्तों महापद नंदा। जी हाँ, यह महापद नंदा है, यहाँ पे पद्म नाड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिएगा, आंसर बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था। सिकंदर ने जब आक्रमण किया था उस समय कौन राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा ए, इट्स नंदा वंश। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अन्य का समकालीन नहीं था। आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंडा या फिर प्रसेनजीत। तो ये थे दोस्तों इट्स सी, यानी कि मिलिंडा जो थे ये किसी के समकालीन नहीं थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13,
तक्षशिला का प्राचीन नगर निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तक्षशिला का प्राचीन नगर निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? चलिए, तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, सिंधु और झेलम के किनारे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? सिकंदर के समय ये भारत नहीं आए थे। ठीक है, आंसर कीजिएगा। चलिए 3 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहा है, डी, डाइमाच। जी हाँ, डाइमाचस, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्या बुद्ध ने अपने अंतिम सांस ली थी? कहाँ पर ली थी? महापारी निर्वन में, जो कि राजगीर में है, बोधगया में है, या सारनाथ में, या कुशीनगर में है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपनी आखिरी सांसें कहाँ ली थी, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जी हाँ, कुशीनगर इज द राइट आंसर। आप लोग के उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति बुद्ध कहाँ स्थापित की गई है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। आंसर आ चुका है यहाँ पे, इट्स बमियान में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धों की पवित्र पुस्तक है? ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है और आपको मैंने बताया भी है इसके बारे में। तो जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, इट्स सी इज द राइट आंसर, त्रिपिटका। ओके, चलिए, ये बौद्धों की पवित्र पुस्तक मानी जाती है, जैसे कि हिंदुओं की गीता है, मुसलमानों की कुरान है, उसी तरह बुद्ध धर्मों में जो है त्रिपिटका जो है, ये आपका आंसर होगा सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्ध? तो जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आप लोग के। 18 का आंसर कीजिएगा। यहाँ पे उत्तर होगा ए, प्रबुद्ध एक, यानी कि ज्ञानी कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कुल बुद्ध का नाम क्या है? तो बुद्ध के कुल का नाम जो है वो है सी, शाक्य। ओके, शाक्य जो है वो बुद्ध के कुल का नाम है। ओके, नोट कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पे आ चुका है पहले ही। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों बिहार में स्थित है आज भी नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी अब अवशेष ही बचे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, एपिरेजिनेटिक आंदोलन को जन्म देते हैं, कौन जन्म देता है? तो शील्ड, प्लेन्स, वोल्केनो या फिर फोल्ड माउंटेन? तो ये आ चुके हैं आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन में। अब यहाँ पे एपिरोजेनेटिक आंदोलन को जन्म देते हैं दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ डी, फोल्ड माउंटेन, जिसे यहाँ पे तह पर्वत भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं तब हो सकती हैं जब सतह पर लावा ठंडा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर में अकर व्हेन द लावा कूल एट द सरफेस? जी हाँ, इट्स ए, बेसाल्ट पठार बनती हैं। जब लावा जो होती है वो ठंडा होकर ठंडा हो जाता है पूरी तरह से, तो वो क्या बनता है? तो बेसाल्ट पठार बनती है। क्वेश्चन नंबर 23, लिथोस्फीयर शब्द का क्या अर्थ है? चलिए आंसर कीजिएगा। व्हाट डज द टर्म ऑफ द लिथोस्फीयर रेफर टू? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही है, बी इज द राइट आंसर, इट्स द क्रस्ट ऑफ अर्थ। जी हाँ, ये पृथ्वी का ऊपरी परत होता है दोस्तों, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, सबसे ऊपरी परत होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, ग्रह पृथ्वी की संरचना में मेटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? चलिए, कोर के बारे में पूछा गया, सिंपल से हाथ से बात है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेनेट अर्थ बिलो द मेटल द कोर इज मेनली मेड अप विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि कोर किससे बना होता है? तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, आयरन से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिएगा। इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है? पृथ्वी के भीतर भाग में क्या है? तो आंसर होगा दोस्तों, इट्स अ सी। जी हाँ, बढ़ती गहराई के साथ तापमान भी बढ़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु, दूसरी है ना, कल मैंने बताया था कि सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सा था, तो उसका आंसर आपको बताया गया था। और यहाँ पे दूसरी सबसे प्रचुर धातु का नाम बताना है दोस्तों। तो दूसरी धातु है दोस्तों, इट्स अ बी, एल्युमिनियम, नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, किसी स्थान का अक्षांश किसके स्थान के सापेक्ष अपनी कोणीय स्थिति को अभिव्यक्त करता है? द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस एक्सप्रेस इट्स एंगुलर पोजीशन रिलेटिव टू द प्लेस ऑफ।
चलिए, तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, इक्वेटर इज द राइट आंसर, भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 28, भूमध्य रेखा पर देशांतर की 1 डिग्री की दूरी की बराबर होती है, कितनी डिग्री की? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये दूरी होती है दोस्तों इट्स अ बी, 50 मील्स की। ओके, समझ गए? यहाँ पे आंसर कीजिएगा, कभी 50 मील की दूरी होती है 1 डिग्री में। ओके, और किलोमीटर में पूछे तो 111 किलोमीटर 1 डिग्री अक्षांश पर होती है। ओके, ये देशांतर का पूछा गया है, भूमध्य रेखा पर देशांतर की 1 डिग्री की दूरी बराबर होती है 50 मील की दूरी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम देशांतर का वर्णन करता है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूड? चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा, 29 का आंसर होगा इट्स ए इज द राइट आंसर। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों में शामिल होने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस इज इंडिकेटेड ऑफ इट्स, जो कि अक्षांश किसी ओर संकेत करता है, टाइम के ऊपर, एल्टीट्यूड, या फिर अमाउंट ऑफ द रेन, या फिर टेम्परेचर। जी हाँ, तो उत्तर आएगा आपका आंसर डी होगा, टेम्परेचर यानी कि तापमान पर संकेत करता है। लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस इंडिकेट टू ऑफ इट्स टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? चलिए अब पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे। जी हाँ, उत्तर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिएगा, राष्ट्रपति सरकार के सिद्धांत पर चल रही है, राष्ट्रपति सरकार के सिद्धांत पर चल रही है। चलिए कौन से सिद्धांत पे चल रही है दोस्तों? आंसर है यहाँ पे डी, शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द पावर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से किसका जो देश है जो कि अलिखित संविधान है, वहाँ पे अलिखित? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, यूके यानी कि ब्रिटेन का। ठीक है, कोई लिखित संविधान नहीं है उनका, और उनको संविधान खुद बनाया करते थे, खुद ही अपने रूल्स बनाते हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, सरकार की एकात्मक प्रणाली निम्नलिखित में से किसके पास है? एकात्मक प्रणाली, ठीक है, ये आंसर कीजिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज? तो यूनिटरी सिस्टम जो है वो है दोस्तों इट्स अ बी, स्ट्रॉन्ग स्टेट के पास। क्वेश्चन नंबर 35, आंसर कीजिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश को सरकार का संघीय रूप प्राप्त था? चीन को, यूएसए को, क्यूबा को, या बेल्जियम को? किस देश में को सरकार का संघीय रूप प्राप्त है? तो आंसर होगा बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए, अंग्रेजी ताज के उदाहरण पर है, द इंग्लिश क्रॉन इज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए क्वेश्चन कुछ और है यहाँ पे, द इंग्लिश क्रॉन इज एग्जाम्पल ऑफ, इज द राइट आंसर इज सी, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, इसके ऊपर इस सिद्धांत पे ये आधारित है। क्वेश्चन नंबर 37, यह घोषणा की लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता के द्वारा, क्योंकि जनता द्वारा किया गया था। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, द डिक्लेरेशन दैट द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एंड वाज द मेड बाय। आंसर होगा दोस्तों इट्स ए इज द राइट आंसर, अब्राहम लिंकन। ओके, इनके द्वारा ये पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिएगा अब। चलिए आंसर कीजिएगा फटाक से यहाँ पे नीचे, गांधी की रामराज की परिभाषा क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द रामराज ऑफ गांधीज? आंसर है दोस्तों इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, शुद्ध नैतिक अधिकार पर लोगों को संप्रभुता। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे, एट विच ऑफ द सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी? इनमें से किस में कांग्रेस के अधिकार तौर रूप से समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया गया था? चलिए तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों 39 का इट्स अ बी, 1955 के अवधि के सत्र से। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिएगा कि भारत की राजनीति में सबसे सर्वोच्च कौन है? ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे आपको पता होगा, तो आंसर यहाँ पे होगा बी, यानी कि अपना संविधान।
ओके। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में जितने भी प्रश्न हमने आपसे पूछे वो इनमें से आपने कितने उत्तर सही किए और कितने गलत, ये जरूर नीचे कमेंट कीजिए, बताइएगा हमें। और टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिए, टेस्ट देते रहें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर सकें और खुद को जज भी कर सकें कि कितना आपसे टेस्ट में बन रहा है, कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।